हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 6 के यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक की बात करूंगी, जो है महिला शरीर को वस्तु मानने के सामाजिक दृष्टिकोण का मुकाबला। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि वस्तु का क्या अर्थ है। तो वस्तु एक निर्जीव पदार्थ होता है जिसे हम रुपए देकर, धन देकर या पैसे देकर अपने सुख सुविधा के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं। जैसे कपड़े, गाड़ी, अलमारी, घड़ी, टेबल, कुर्सी, चावल, सब्जी या फिर दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो सब। तो हमारे समाज में प्राचीन काल से ही महिला को एक वस्तु ही समझा जाता रहा है। महाभारत की कहानी से सभी परिचित हैं कि जब जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था, उसी प्रकार से प्राचीन काल में राजाओं के पराजित होने के बाद रानियां राजाओं के हरम में या उनके राजमहल में उनकी रानी या उपभोग की वस्तु बनने के बजाय जौहर व्रत लेना ज़्यादा पसंद करती थी। तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही इस तरह की घटनाएं घटती हैं या फिर महिलाओं को, लड़कियों को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, बल्कि प्राचीन काल में भी इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं। और ये जो कुछ घटनाओं का वर्णन मैंने किया, ये सब उसका उदाहरण है। और हमारा जो आधुनिक समाज है, यह भी इसका अपवाद नहीं है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों या महिलाओं की खरीद बिक्री, उत्पीड़न जारी है, देह व्यापार जारी है। अब हम देखते हैं कि महिला शरीर का वस्तुकरण क्या है। तो आज हमारे समाज में भी अधिकतर लोग लड़कियों एवं महिलाओं को इंसान न समझकर वस्तु ही समझते हैं, जिसका उपयोग वे अपने स्वार्थ सिद्धि, इच्छा पूर्ति या उपभोग के लिए करते हैं, तथा यह भूल जाते हैं कि वह निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि जिंदा इंसान है। उसका भी मान सम्मान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिला शरीर को वस्तु के रूप में देखने का अर्थ है महिला को इंसान न समझकर एक सामान या वस्तु की तरह समझना। जैसे बालिका भ्रूण हत्या, दहेज, प्रताड़ना या फिर शिक्षा से वंचित रहना, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं पर थोपना, लैंगिक दुर्व्यवहार, लैंगिक हिंसा और देह व्यापार इसका प्रमुख उदाहरण है। इतना ही नहीं, रास्ता चलते भी लड़कियों को कई सारे कमेंट्स सुनने पड़ते हैं। जैसे कि लड़के कमेंट्स करते हैं कि वाह क्या माल है, या सामान बहुत अच्छा है। तो ये सब जो वर्ड है, ये क्या सिद्ध करता है? यही सिद्ध करता है ना कि ये जो लड़कियों को है वो वस्तु समझ रहे हैं। या फिर घर में महिलाओं को ही आप देखेंगे कि आए दिन आप न्यूज़पेपर सब में पढ़ते हैं कि पुरुष कमा के आए और शराब पीकर उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा, या किसी ने अपनी बेटी को बेच दिया, किसी ने अपनी पत्नी को बेच दिया, कोई अपनी बेटी से देह व्यापार करवा रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं क्या है, यही सिद्ध कर रही हैं कि महिला को या लड़की को वस्तु समझा जा रहा है, इंसान नहीं समझा जा रहा है। उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने से पहले, उसके जीवन से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर इंसान है तो उससे पूछना चाहिए। लेकिन समझते कि नहीं, वो एक सामान है, इसीलिए उसका निर्णय दूसरे लोग लेते हैं। उसके जीवन से संबंधित, उसके कार्यों से संबंधित निर्णय दूसरे लोग लेते हैं। तो समाज में इस तरह की विचारधारा पहले से थी और अब दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है, उनका शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि अधिकतर महिलाएं इस तरह के शोषण का सामना कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से महिला के शरीर को वस्तु समझने से संबंधित दृष्टिकोण का मुकाबला किया जा सकता है। तो यहाँ पर मुकाबला का अर्थ ये नहीं है कि लड़ाई करना है, बल्कि इसमें 2-3 बातों को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला है लोगों के सोच को बदलना है, दूसरा है सतर्क और जागरूक रहना है, और अंत में विषम परिस्थिति अर्थात हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब वहां डटकर उसका मुकाबला करना है, चाहे शारीरिक तौर पर या फिर कानून का सहारा लेकर। इस प्रकार से लड़कियां हो या फिर महिलाएं हो, तो कब किस तरह का कार्य करना है, क्या निर्णय लेना है जिससे उनका उत्पीड़न ना हो और वो जो वस्तुकरण से संबंधित दृष्टिकोण है उससे बच सके या फिर उसका मुकाबला कर सके, ये समय और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना है।
आइए कुछ पॉइंट के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से हम इसके प्रति सतर्क और जागरूक रह सकते हैं। नंबर 1 है, लड़कियों को यौन शिक्षा दें। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चियों को पता ही नहीं होता है कि गुड टच बैड टच क्या है, और वे जो बड़े हैं उनके जो बैड टच है उसको वो समझते हैं कि उन्हें प्यार दुलार कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके मन में गंदी भावना छिपी होती है। दूसरा है, बस स्टॉप पर लड़कियों को स्वयं छोड़ने एवं लेने जाएं। ऐसा होता है कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं बस स्टॉप तक, या फिर वहां से आती हैं बस स्टॉप से घर तक, तो उस बीच में भी कभी कभी सुनसान रहने के कारण या फिर कुछ लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड है, रास्ते में अगर कोई लड़की संकट में दिखे तो नज़रअंदाज ना करें बल्कि उसकी मदद करें। जैसे अभी हाल में ही एक बच्ची थी, बड़ी बच्ची थी +2 की, वो जाते हुए जब अपने स्कूल जा रही थी अपने दोस्त के साथ, तो उसने देखा कि एक छोटी लड़की लगभग 8 क्लास की होगी, 3-4 लड़के उसे कमेंट कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन वो बोलती कि तुमको स्कूल नहीं जाना है, कहाँ जा रही हो। तो ऐसे ही बोलते वो लड़की डरी हुई तो थी, लेकिन जब देखी कि कुछ लड़कियां उनकी मदद के लिए आ रहे हैं या फिर उससे बात करी, तो वो झट से उन लड़कियों के साथ हो ली, और लड़कों ने देखा कि अरे ये इनकी जान पहचान की, तो वो उसे छोड़कर चले गए। तो इस तरह से कभी भी देखें कि अगर कहीं कोई परेशान कर रहा है, कोई लड़की परेशान है, तो फिर ज़रूर उसकी मदद करें, नज़रअंदाज ना करें। नंबर 4 है कि अगर लड़के छेड़खानी करते हैं, जैसे टिप्पणी करना, सीटी बजाना, घूरना इत्यादि, तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। अब रास्ते में इन सब बातों के लिए हर समय तो जाके उनसे लड़ नहीं सकते हैं ना, तो अच्छा है कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज करें। और नंबर 5 है, अगर विद्यालय में लड़के अधिक परेशान करते हैं तब कक्षा शिक्षक एवं अभिभावक को अवश्य बताएं। चुपचाप डर के मारे नहीं सहन करना चाहिए। ज़रूर इसकी जानकारी अपने टीचर को दे या फिर अपने पेरेंट्स को दे, तो फिर पेरेंट्स टीचर से बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6। तो अभी के समय में हम देखते हैं कि अधिकतर किशोर लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन होता है। अपने लड़कियों को महिला हेल्पलाइन नंबर और महिला थाना का नंबर अवश्य ही देना चाहिए, तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह फ़ोन करके उनसे मदद मांग सकती हैं। जैसे एक नंबर है 1090 या फिर 1091, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है जिसे सरकार ने महिलाओं की सहायता के लिए जारी किया है। तो इसकी जानकारी सभी लड़कियों एवं महिलाओं को अवश्य ही होनी चाहिए। नंबर 7 है कि 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, अर्थात जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हैं, यदि उनका यौन शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, तो इस नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसकी जानकारी भी प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए और साथ साथ अभिभावक को भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह की घटना होने के बाद वो उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ फ़ोन करें, किसे बताएं। नंबर 8 है, लड़कियों को बहुत अधिक भड़काऊ व वल्गर कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े अनायास ही सभी लोगों, केवल लड़के और पुरुष का नहीं बल्कि महिला का ध्यान भी उसकी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए, रूढ़िवादी कपड़े पहनने से लोग, ऐसा नहीं है कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, लेकिन उन्हें कम जो टिप्पणी होता है या छीटाकशी का सामना करना पड़ता है, बनिस्बत उसके कि आजकल लड़कियां जो मॉडर्न बनने के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां वल्गर कपड़े पहनती हैं, तो वैसे लड़कियों को कमेंट अधिक सुनना पड़ता है और उनके साथ किसी तरह की घटना होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 9 है कि अपनी बेटियों को रात में अकेले भी कहीं आने जाने नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके साथ जाना चाहिए, और अगर ऐसा संभव ना हो तो भी हमेशा उनसे बात करते रहें और लड़कियों को भी अलर्ट करके रखें। नंबर 10 है, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के भरोसे अपनी लड़कियों को कभी भी अकेले ना छोड़े। होता है ना कि घर में रिश्तेदार आए हुए हैं तो उनके भरोसे छोड़ के, अगर वर्किंग पेरेंट्स है तो वो चले जाते हैं, या फिर पड़ोसियों के घर में छोड़ के चले जाते हैं, तो इस तरह से अब छोड़ने का समय नहीं रहा। नंबर 11 है, लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। हमारा समाज अभी भी इसके लिए बहुत अवेयर नहीं है, लेकिन
इसका प्रशिक्षण स्कूलों में ही स्टार्ट किया जाना चाहिए, जिससे सभी लड़कियों को इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। नंबर 12 है, लड़कियों की बात ध्यान से सुने तथा लड़कियों को अनावश्यक दोष ना दें। कभी कभी होता है कि अगर लड़कियों के साथ बाहर लड़के छेड़खानी कर रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स को बताती है, तो पेरेंट्स कहते हैं तुम्हारे ही साथ क्यों होता है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो रहा, उसकी भी तो बेटी है, उसको क्यों नहीं हो रहा है इस तरह दिक्कत। तो इस तरह की बातें ना करें, उनकी बात को सुने और उनकी मदद करें। नंबर 13 है कि लड़कियों को मानसिक एवं भावात्मक रूप से मजबूत बनाएं। कभी कभी कुछ लड़कियां इतनी शर्मीली होती हैं, इतनी संकोची होती हैं कि वो किसी भी बुरे कार्य का, बुरे व्यवहार का विरोध नहीं कर पाती हैं। तो लड़कियों को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाइए कि वो सोच समझ सके, और भावनात्मक रूप से भी उन्हें स्ट्रांग बनाइए कि वो अपनी बातें बोल सकें। नंबर 14 है, अभिभावक स्वयं भी योग ध्यान करें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत दिलाएं। इससे बच्चे अपने मन एवं भावनाओं पर संतुलन रखना सीखेंगे। अभी के समाज में सबसे बड़ी बुराई है कि बच्चे मोबाइल, टीवी देखकर जो पाश्चात्य सभ्यता है उनके रहन सहन, खान पान, पहनावे का अंधाधुंध अनुकरण कर रहे हैं, जिसका बुरा असर उन पर पड़ रहा है। तो हमें अपने भारतीय संस्कृति के योग और ध्यान को नहीं भूलना चाहिए और इसे भी विद्यालय में जरूर ही स्टार्ट करवाना चाहिए, और साथ में माता पिता स्वयं भी करें, तभी बच्चे भी योग या ध्यान करेंगे और इसकी आदत उनमें होगी, जिससे वे अपने मन एवं भावना को संतुलन में रखना सीखेंगे। नंबर 15 है, संस्कृति का अनुसरण, मूल्य का पालन एवं मर्यादित व्यवहार करें। अब देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए सब उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने भारतीय मूल्यों को भूलकर, अपने समाज के मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों को भूलकर, हम जो मोबाइल में देखते हैं या फिर लैपटॉप में देखते हैं, बच्चे उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। अपना व्यवहार, अपना पहनावा ओढ़ावा, मतलब मर्यादा जो है, व्यवहार में मर्यादा की बहुत ही कमी है। तो इससे बचना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, इसीलिए आज हमारा देश अनूठा है पूरे विश्व में। अब आप देखेंगे कि हमारे समाज में अब लड़कियां भी आपको चौक चौराहों पर या फिर पार्क में, फील्ड में वो नशा करते हुए दिख जाएंगी। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हम लड़कों को देखकर या फिर विदेश में जो लड़कियां, महिलाएं हैं, उनको देखकर अगर हम सिगरेट पीते हैं या फिर शराब पीते हैं, तो ये सब हमारा मर्यादित व्यवहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति का अनुसरण नहीं है, ये मूल्यों का पालन नहीं है। अब वैसी परिस्थिति में अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाए या हिंसा हो जाए, तो इसकी दोषी तो वो स्वयं ही होंगी। नंबर 16 है, अत्यधिक आधुनिकीकरण से बचें। मतलब आधुनिक बने, लेकिन अपने विचारों को आप बोल्ड बनाए ना, अपने विचारों को आप ब्रॉड बनाए। केवल कपड़े पहनने से तो कोई आधुनिक हो नहीं जाता। नंबर 17 है, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। तो आजकल महिलाओं, लड़कियों में, मैंने जैसे पहले भी बताया, मादक पदार्थों का सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लड़कियां एक दूसरे को देखकर इस तरह के बुरे व्यसन में पड़ रही हैं। तो इन सब से भी दूर रहना चाहिए। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, उनके व्यवहार से ही पता चलेगा। नंबर 18 है, पुरुष साथी के साथ सुनसान जगहों पर ना जाएं। तो अक्सर क्या होता है, अभी के समय में बालिकाएं, जो लड़कियां होती हैं, चाहे वो स्कूल की हो, +2 लेवल की या फिर कॉलेज की, तो अपने जो उनके दोस्त होते हैं, जो पुरुष दोस्त होते हैं, लड़के होते हैं, उनके साथ वो घूमने के लिए सुनसान जगहों पर भी चली जाती हैं। 4 लड़के और उसमें एक लड़की घूमने के लिए चली गई। अब ऐसी स्थिति में भी कई बार लड़कियों के साथ यौन हिंसा की घटनाएं हुई हैं। तो इन सब से बचना चाहिए, तभी जो इस तरह के दृष्टिकोण हैं पुरुषों में या लड़कों में, उसका मुकाबला किया जा सकता है। आप किसी भी तरह के उत्पीड़न एवं हिंसा से सुरक्षित रह सकती हैं। अभी तक हमने देखा कि कुछ सतर्कताओं एवं जागरूकता के द्वारा भी इस तरह के दृष्टिकोण से बचा जा सकता है, उनका मुकाबला किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि चूंकि ये जो समस्या हमारे समाज की है, तो इस तरह के दृष्टिकोण को बदलने में, विचारों को बदलने में समाज और समाज की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, समाज के लोग हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले है महिलाओं की भूमिका। तो महिला वह शक्ति है जो चाहे तो समाज को बदल सकती है। महिला को क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी कहते हैं या फिर उसे गृहिणी कहते हैं।
या शक्ति कहते हैं। तो अगर महिलाएं चाहती हैं कि समाज में उन्हें वस्तु ना समझा जाए, उन्हें भी पुरुषों के समान बराबर सम्मान मिले, उन्हें इंसान समझा जाए, तो सबसे पहले महिलाओं को ही इसके लिए आगे आना होगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं ही घर संभालती हैं और घर में ही भेदभाव सबसे पहले प्रारंभ होता है। घर में ही बेटे की चाह में बालिका भ्रूण हत्या की जाती है, या फिर जो माएँ होती है वही बेटा बेटी में सबसे पहले भेदभाव शुरू करती हैं कि बेटी अगर बेटी पढ़ भी रही है तो चलो उठ के तुम भाई को पानी दो या फिर पापा को पानी दो या फिर खाना दो, और बेटा को पूरी छूट रहती कि नहीं तुम आराम करो। तो सबसे पहले जो भेदभाव है वो घर से शुरू होता है और महिलाएं ही इस भेदभाव को कम कर सकती हैं। ससुराल में भी लड़कियों को प्रताड़ित करने में महत्वपूर्ण भूमिका सास की, जेठानी की और ननद की ही होती है। तो इस प्रकार से यदि महिलाएं दूसरी महिला का सम्मान करना सीख जाएं और उन्हें वस्तु ना समझकर उन्हें इंसान समझे, उन्हें भी बराबर अधिकार दें, प्यार दें, तो महिला उत्पीड़न या हिंसा या दुर्व्यवहार की समस्याओं को खत्म करने में समय नहीं लगेगा और इसके लिए किसी भी तरह की कानून की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है महिलाओं को जागरूक होना। अब हम देखेंगे कि इसमें समाज की क्या भूमिका है और उसकी भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं अगर इस तरह के कदम उठाती हैं तो उन्हें समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो अकेले महिलाएं हमारे समाज की इस बुराई को दूर करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, अर्थात मिडिल क्लास और जो हायर लेवल के लोग हैं वहाँ तो महिलाएं बोल पाती हैं, लेकिन जो निम्न स्तर के लोग हैं वहाँ महिलाओं को बोलने का ही अधिकार नहीं होता। जो पुरुष कहते हैं वही उन्हें मानना पड़ता है। अतः हमारे समाज की विभिन्न संस्थाओं और समाज के लोगों को भी इसके लिए आगे आना होगा, तभी इस बुराई को दूर किया जा सकेगा। समाज के लोगों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी अपने अपने घरों में, अपने समाज में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण का विकास करने हेतु आगे आना होगा। अगर वो इस तरह की घटना होते हुए देखे तो जो समाज का मुखिया है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उसमें जरूर उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। नंबर 3 है धार्मिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात हम जो भी अपना व्यवहार, विचार, संस्कार धारण करते हैं। जिस भी धर्म के अनुयायी हो आप, अपने उपासक द्वारा बताए गए नियमों को धारण करना और उस पर चलना धार्मिक संस्थाएं ही सिखा सकती हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने धर्म गुरुओं पर विश्वास करते हैं। इन संस्थाओं के प्रमुख अनुयायियों में सामान्य धार्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सामाजिक मूल्य, आदर्शवादिता, नैतिक आचरण की स्थापना में भी ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज के जो धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक प्रमुख होते हैं, उनकी बात लोग मानते हैं। तो धर्म का अर्थ तो केवल ये नहीं कि जाके पूजा करें, बल्कि जो नियम, जो मूल्य बताए गए हैं उनको धारण करना ये जरूरी है, और ये धार्मिक जो प्रमुख होते हैं इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान। तो हमारे देश में अभी बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जिससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, कार्य करना सीख रही हैं और वो भी आवाज़ उठाना सीख रही हैं। ये स्वयंसेवी संस्थाएं अपने प्रयास से लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन कर रही हैं। इसे और भी व्यापक रूप में करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, और इस तरह की संस्थाओं को सहयोग भी अवश्य ही देना चाहिए। नंबर 5 है कानून व्यवस्था का ज्ञान एवं क्रियान्वयन। तो हमारे संविधान में तो सभी पुरुष एवं महिला को एक समान माना गया है, दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। अतः सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, स्वयंसेवी संस्थाओं, इन सब का यह कर्तव्य है कि अपने समाज, अपने धर्म के लोगों को यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून एवं दंड के प्रावधान का ज्ञान दें, इसके प्रति जागरूक करें, और अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर समाज को दूषित करने का प्रयास करता है तो सामूहिक रूप से उसे कानून को सौंपने में मदद करें, उसका सामाजिक बहिष्कार करें। और अंत में है महिला सशक्तिकरण। तो हम महिला को शिक्षा देकर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर जितना भी सशक्त कर ले, लेकिन
महिलाएं घर, कार्यस्थल या बाजारों में लैंगिक दुर्व्यवहार का शिकार होती रहती हैं। अतः महिला को इस तरह से सशक्त बनाया जाए कि वह कहीं भी अपने साथ इस प्रकार के या इस प्रकार की होने वाली घटना का विरोध कर सके, उसका सामना कर सके, उसका मुकाबला कर सके। किंतु इसके लिए यह भी जरूरी है कि सहकर्मी या दोस्त साथी जो साथ में रहते हैं सब मिलकर इसका विरोध करें, क्योंकि कहीं कहीं अगर महिला विरोध करती है तो वो अकेले पड़ जाती है, अलग थलग पड़ जाती है। तो सशक्तिकरण में केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ही आवश्यक नहीं है, भावनात्मक रूप से भी अपने अधिकारों के प्रति भी महिला को सशक्त बनना चाहिए। इस प्रकार से महिला शरीर को वस्तु मानने के इस प्रमुख सामाजिक दृष्टिकोण का मुकाबला महिला या लड़कियां तभी कर सकती हैं जब घर में माँ अपनी लड़कियों के साथ भेदभाव ना करे, ससुराल में सास जेठानी ननद बहू को परेशान न करे और समाज के लोग अपने समाज के किसी घर में अगर इस तरह का भेदभाव या दुर्व्यवहार हो रहा हो तो उसका मिलकर विरोध करें। क्योंकि अगर कोई महिला अकेले विरोध करेगी और खड़ी होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार एवं समाज से अलग थलग पड़ जाएगी। कभी कभी महिला बदनामी के डर से भी अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को चुपचाप सह लेती है। तो इस प्रकार से घर, बाहर या कार्यालय के सभी लोग यह समझे कि महिला निर्जीव नहीं है बल्कि सजीव इंसान है, तभी इस दृष्टिकोण को समाप्त किया जा सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।